हेलो फ्रेंड्स, ये उड़ान झारखंड जी के सीरीज 11 है। लास्ट क्लास हम लोग झारखंड के लोक नृत्य किए थे। आज करेंगे झारखंड के लोक नाट्य। तो टोटल 5 प्रमुख लोक नाट्य है झारखंड के। पहला है जट जटिन, दूसरा है भकुली बंका, तीसरा है सामा चकेवा, और चौथा है डोमकच, और पांचवा कीर्तनिया। पहला जो जट जटिन और भकुली बंका, ये दोनों ही वैवाहिक जीवन को दर्शाता है और ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पहला जो जट जटिन, और ये दोनों ही श्रावण महीने से लेकर कार्तिक महीने के बीच ही इस लोक नाट्य को किया जाता है। जट जटिन जो है वो कुंवारी लड़कियों के द्वारा इसका अभिनय किया जाता है, जिसमें कि जट और जटिन के जो वैवाहिक जीवन है उसको दर्शाया जाता है इस लोक नाट्य में। और भकुली बंका में आपका ये भी श्रावण से कार्तिक महीने के बीच, और इसका प्रदर्शन जो है वो जट जटिन के साथ किया जाता है। और इसमें जो ये भकुली है, भकुली जो है वो पत्नी के रूप में रहती है, और बंका जो है वो पति का अभिनय करता है। इस तरह से पति और पत्नी है भकुली और बंका, इन दोनों की जो वैवाहिक जीवन है इस चीज को इस लोकनाट्य में दर्शाया जाता है। तीसरा है सामा चकेवा, ये भाई बहन के रिलेशन को बताता है। तो ये लोक नाट्य कब किया जाता है, तो ये कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से लेकर पूर्णमासी तक किया जाता है। और ये मिट्टी के पात्र इसमें बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं, लेकिन उनकी तरफ से बालिकाएं अभिनय करती है। इसमें जो अभिनय कौन करती है, इसमें बालिकाएं, लड़कियां जो है वो अभिनय करती है। और मुख्य नायिका जो है उसको सामा कहा जाता है इस लोक नाट्य में। जो नायक होते हैं उसको चकेवा कहा जाता है। इस तरह से ये सामा जो है वो नायिका, और चकेवा जो है वो नायक, और खलनायक के रूप में चूड़क या चुगला जो है नाम के रहते हैं, वो मतलब खलनायक को कहा जाता है चूड़क या फिर चुगला। फिर जो सामा का भाई रहता है उसको सांब कहा जाता है, सांब। और ये सामूहिक गीतों के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसकी शैली कैसे रहती है, प्रश्न उत्तर, इस तरह से प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है और सामूहिक गीतों के माध्यम से। और ये भाई बहन के पवित्र जो प्रेम है उससे संबंधित लोक नाट्य है सामा चकेवा। नेक्स्ट है डोमकच, ये स्त्रियों के द्वारा किया जाता है ये लोक नाट्य, और विशेष अवसरों जैसे कि कोई विवाह यदि हो रहा है किसी का, तो उस अवसर पर भी ये घरेलू नाट्य जो है वो डोमकच किया जाता है। इसमें हास परिहास, अश्लील हाव भाव भी रहता है, संवाद भी रहता है, सबका प्रदर्शन किया जाता है। और एक सामूहिक प्रदर्शन नहीं किया जाता है इस लोक नाट्य का। और इसमें पुरुषों को इस लोक नाट्य को देखने की मनाही रहती है, उनको देखना मना रहता है। और इसका आयोजन जो है वो विवाह हो या फिर अन्य कोई अवसर है उसको रात भर किया जाता है डोमकच। नेक्स्ट और लास्ट है कीर्तनिया। इसमें क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन गाने के माध्यम से या गायन के द्वारा जो है इस किया जाता है, लीलाओं का वर्णन। तो इस तरह से कीर्तनिया होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड के प्रमुख वाद्य यंत्र। तो जितने भी बजाने वाले यंत्र है झारखंड में उसको 3 भागों में बांटा गया है इसका वर्गीकरण। पहला है तंतु वाद्य, दूसरा है सुशीर वाद्य, और तीसरा है ताल वाद्य। तंतु वाद्य कैसे वाद्य यंत्र होते हैं, जिसमें कि तारों में कंपन होने की वजह से जो ध्वनि सुनाई देती है, यानी तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाले जो वाद्य है उसको तंतु वाद्य कहा जाता है। और किसी चीज को फूंक कर जो बजाते हैं उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है, फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य। और किसी चीज को ठोक रहे हैं और जिससे कि कोई चीज बज रहा है उसकी ध्वनि आ रही है, तो ठोक कर बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र है उसको ताल वाद्य के अंतर्गत रखा जाता है। और ये जो ताल वाद्य है ये 2 तरह के होते हैं, एक होता है अवनद्य वाद्य और दूसरा होता है घन वाद्य। तो अवनद्य वाद्य कैसे होते हैं, तो लकड़ी का ढांचा बना रहता है और उसके ऊपर चमड़ा मढ़कर उस वाद्य यंत्र को बनाया जाता है। तो इस तरह से ये अवनद्य वाद्य हो गया। और घन वाद्य किसको बोलेंगे, जो कांसा से निर्मित वाद्य यंत्र होता है उसको बोलते हैं घन वाद्य। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला है तंतु वाद्य। ऐसे वाद्य होते हैं जिनमें तांत,
रेशम की डोरी या फिर तार बंधे होते हैं और इसमें कंपन होने की वजह से ध्वनि उत्पन्न होती है। और इसकी एग्जाम्पल है जैसे कि एकतारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी आदि। एकतारा, केंद्रा, भुआंग, बनम, टोहिला, सारंगी। तो ये याद रखना होगा कि ये कोई भी एग्जाम्पल पूछेगा तो ये कौन सा किस कैटेगरी में आता है वाद्य यंत्र के। तो एकतारा, केंद्रा, भुआंग और बनम, टोहिला और सारंगी जो है वो तंतु वाद्य यंत्र की एग्जाम्पल है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एक तारा, एक तारा क्या होता है? एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र है और लौकी का आधा कटा हुआ खोल के ऊपर में चमड़ा को लपेट दिया जाता है या चमड़ा को मढ़कर इसको बनाया जाता है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर ध्वनि को निकाली जाती है। और एक तारा का जो प्रयोग है वो साधु संतों के द्वारा किया जाता है। भक्ति संगीत को गाते हैं उस टाइम पे साधु संत जो है वो एक तारा का यूज करते हैं। नेक्स्ट है केंद्रा या फिर केंद्री। इसका निर्माण कैसे होता है? तो खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौके का खोल बांधकर केंद्रा या केंद्री जो है वो उसका निर्माण किया जाता है। इसका जो निचला हिस्सा होता है वो कछुए की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होते हैं। केंद्रा या केंद्री में कितने तार होते हैं? 3 तार होते हैं। इसमें इसके जो तारों पर गज या कमानी चलाने से ध्वनि निकलती है। और झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है केंद्रा या केंद्री को। तो झारखंड का वायलिन जो है वो किसे कहा जाता है? केंद्रा या केंद्री को। उसके बाद नेक्स्ट है भुआंग, जो कि संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है और इसका प्रयोग जो है वो नृत्य और संगीत में किया जाता है। इसका निर्माण कैसे होता है? लौकी का यूज करके भुआंग का निर्माण होता है और इसमें धनुष टंकार जैसी ध्वनि यानी कि बुअंग निकलती है। बुअंग किससे निकलती है? भुआंग नामक जो तंतु वाद्य यंत्र है उससे बुअंग निकलती है, यानी धनुष टंकार जैसी एक ध्वनि है जिसको बुअंग बोलते हैं और इससे एक ही प्रकार का स्वर निकलता है। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। भुआंग को ताल के साथ बजाया जाता है और भुआंग और केंद्रा जो ये दोनों ही संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है, भुआंग और केंद्रा। नेक्स्ट है बनम। इसका प्रयोग संथाल जनजातियों के द्वारा गीत के साथ संगत के रूप में किया जाता है, यानी गीत और उसके साथ साथ बनम को भी बजा रहे हैं। तो इस तरह से गीत के साथ संगत के रूप में बनम का यूज किया जाता है संथाल जनजातियों के द्वारा। इसका निर्माण कैसे होता है? तो नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर बनम को तैयार किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। और बनम भी वायलिन के समान होता है जिसके तार में कमानी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। और नेक्स्ट है टोहिला। ये इसमें इसका निर्माण कैसे होता है? तो सूखी लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग करते हैं टोहिला को बनाने के लिए और इसकी जो ध्वनि है वो अत्यंत कोमल निकलती है और इसको भी गीत के साथ संगत के रूप में बजाया जाता है और इसका वादन जो है अत्यंत कठिन होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये आजकल बहुत ही कम यूज कर रहे हैं लोग। तो धीरे धीरे इसका उपयोग जो है, प्रयोग जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट है सारंगी। इसकी जो बनावट है वो बनम की जैसी ही है, परंतु इसका जो आधार यानी बेस और जो ऊपरी हिस्सा है वो बनम से अधिक चौड़ा होता है। इसके जो आधार है उसको गोद में और ऊपरी हिस्से को कंधे पे रखकर सारंगी को बजाया जाता है। इसके तारों पर नाखूनों को आगे पीछे करके इसके स्वर को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है सुसीर वाद्य। तो ऐसे वाद्य जिसको कि फूंक कर बजाया जाता है तो सुसीर वाद्य कहलाता है, जैसे कि बांसुरी, सहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी। बांसुरी, सहनाई, सिंगा, मुरली, मदन भेरी आदि। पहला है बांसुरी, जो कि झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य जो है वो बांसुरी है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है, इसलिए इसका नाम भी बांसुरी पड़ा है। और डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छी बांसुरी बजाई जाती है। डोंगी नाम का जो बांस है उससे बहुत ही अच्छी बांसुरी बजाई जाती है। बांसुरी को और क्या कहा जाता है? सनाई भी कहा जाता, नहीं, सनाई जो है वो सहनाई के लिए, सॉरी। तो नेक्स्ट है सहनाई। सहनाई को और क्या कहा जाता है? सनाई भी कहा जाता है। और सहनाई का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? मेन रूप से प्रमुखता से तो छऊ, पैका और नटवा नृत्य में।
छऊ नृत्य, पैका नृत्य और नटवा नृत्य में प्रमुखता से शहनाई का यूज़ करते हैं। और जनजातीय समुदाय में शादी विवाह हो, पर्व त्योहार हो जैसे अवसरों पर शहनाई का वादन किया जाता है। झारखंड के जनजातीय समुदाय का मंगल वाद्य कौन सा है? तो बहुत ही शुभ माना जाता है जनजातीय समुदाय में, जो भी झारखंड की जनजातीय समुदाय है उनमें शहनाई को सबसे शुभ माना जाता है, यानी मंगल वाद्य है। नेक्स्ट सिंगा, जो कि बैल या भैंस के सींग से इसका निर्माण किया जाता है और इस वाद्य यंत्र को सींग के नुकीले सिरे पर किए गए छिद्र पर फूंक मारकर बजाया जाता है। इसका प्रयोग कौन कौन छऊ नृत्य के समय किया जाता है? सिंगा का प्रयोग, सिंगा जो सुशीर वाद्य यंत्र है, और पशुओं के शिकार के समय भी सिंगा वाद्य यंत्र का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मदन भेरी। इसका जो वादन है वो ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। तो जब ढोल बजाते हैं तब भी मदन भेरी को साथ साथ में बजाते हैं, बांसुरी के साथ भी और शहनाई के साथ साथ भी मदन भेरी जो वाद्य यंत्र है उसको बजाया जाता है। इसका निर्माण जो है वो लकड़ी की नली के अग्र भाग में पीतल की नली जोड़कर किया जाता है। निर्माण कैसे होता है? लकड़ी की नली के आगे वाले भाग में पीतल की नली को जोड़ देते हैं और ये मदन भेरी जो है वो निर्मित हो जाता है, इसका निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है ताल वाद्य। ऐसे वाद्य जिनको पीट कर बजाया जाता है वैसे को ताल वाद्य कहते हैं। और ताल वाद्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनवद्य वाद्य यंत्र, दूसरा होता है घन वाद्य यंत्र। तो अनवद्य वाद्य जो है ये वाद्य लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा को मढ़कर या चमड़ा को लपेट कर निर्मित किया जाता है लकड़ी के ढांचे में, जैसे कि मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढप, खजरी, जुड़ी आदि। क्या क्या है? मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धमसा, डमरू, कामरा, ढप, खजरी, जुड़ी। उसके बाद खन वाद्य में ये वाद्य जो है वो कांसा से निर्मित किए जाते हैं और इसे सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। तो सहायक ताल वाद्य किसे कहा जाता है? घन वाद्य, जो कि ताल वाद्य का ही दो प्रकार में से एक प्रकार है और जिसे कि सहायक ताल वाद्य भी कहा जाता है। और घन वाद्य का एग्जाम्पल क्या क्या है? करताल, झांझ, घंटा, काट और खाला। करताल, झांझ, घंटा, काट, काला आदि। पहला है नगाड़ा। ये झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग आदिवासी और सदान दोनों समुदाय के लोग करते हैं और इसके जो आकार का आधार पर बड़े, मध्यम और छोटे तीनों प्रकार के होते हैं। आधार का जो आकार है वो कैसा होता है? बड़े, छोटे और मध्यम तीनों प्रकार के होते हैं। और नगाड़ा को संथाल परगना वाला जो एरिया है वहाँ पे नगाड़ा को टामाक के नाम से भी जाना जाता है, टामाक। इसे कटहल के पेड़ के गुंबदाकार खोल के सिरों पर भैंस या बकरी का चमड़ा को मढ़कर बनाया जाता है और इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मांदर, और ये झारखंड का सबसे प्राचीन और प्रमुख वाद्य है, प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है। और इसे और मांदर को और क्या कहा जाता है? तो तुमदक भी कहा जाता है, तुमदक भी कहा जाता है मांदर को। इसका प्रयोग जो है अलग अलग अवसरों पर सभी जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग मेन रूप से जब नृत्य करते हैं उस टाइम पे किया जाता है मांदर का प्रयोग। इसका निर्माण जो है यानी मांदर का निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल के खुले सिरे के दोनों ओर बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसका बायां मुख जो है वो चौड़ा और दाहिना मुख जो है वो छोटा होता है और मांदर के छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप या किरण लगाया जाता है और इस लेप के कारण इसकी आवाज़ जो है वो गुंजायमान होती है। मांदर इसी रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है। इसकी जो आवाज़ है वो अत्यंत गूंजदार होती है। नेक्स्ट है ढोल। ये अत्यंत प्रचलित वाद्य यंत्र है और झारखंड में कई अवसरों पर ढोल का वादन जो है प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, आम, गम्हार की लकड़ी के खोल से किया जाता है इसका निर्माण, और इसके मुंह को बकरी के खाल से मढ़कर तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है ढाक, और ढोल के समान ही एक प्रमुख वाद्य यंत्र है ढाक। आकार में यह ढोल और मांदर से भी बड़ा होता है।
ढाक का जो निर्माण है वो गम्हार की लकड़ी के सिरों को बकरी की खाल से मढ़कर किया जाता है। ढाक का वादन जो है कई पर्व त्योहारों पर किया जाता है। पैका तथा नटवा नृत्य के साथ भी इसका वादन किया जाता है। तो पैका नृत्य और नटवा नृत्य जब करते हैं उस टाइम पे भी ढाक को बजाया जाता है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है। नेक्स्ट है धमसा या कुडू धतु। इसका वादन जो है वो ढोल मांदर आदि के सहायक वाद्य के रूप में किया जाता है। ढोल और मांदर के साथ धमसा को भी बजाया जाता है। और छऊ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक प्रयाण जैसे जो दृश्य को साकार करने हेतु भी धमसा को बजाया जाता है। इसकी आकृति कैसी होती है? कढ़ाई जैसी होती है। नेक्स्ट है करताल। दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है। दो चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है जिनके बीच का हिस्सा जो है ऊपर की ओर उभरा रहता है और करताल का जो उभरा हुआ हिस्सा है उसके बीच एक छेद होता है जिसमें रस्सी पिरो दी जाती है। और करताल में रस्सियों को हाथों की उंगलियों में फंसाकर प्यालों को ताली की भांति बजाया जाता है जिससे कि मीठी ध्वनि निकलती है। नेक्स्ट है झांझ। इसका आकार करताल की ही भांति परंतु इससे बड़ा होता है, करताल से भी बड़ा होता है। इसकी आवाज़ जो है वो करताल से अधिक होती है, झांझ का आवाज़। नेक्स्ट है थाला। ये कांसे की प्याली की भांति, कांसे की थाली की भांति होता है। थाला ये कांसे की जो थाला होता है ना उस थाली की भांति होता है इसका, जिसका कि गोलाकार किनारा और ऊपर की ओर उभरा होता है ये थाला। और इसके बीच में एक छेद में रस्सी पिरोकर इसे झुलाया जाता है और इसकी रस्सी को एक हाथ से थामकर और दूसरे हाथ से मक्के की खलरी से बजाया जाता है। नेक्स्ट है काठी। यह कुड़ची की लकड़ी के दो टुकड़ों का जोड़ा है। कुड़ची की लकड़ी के दो टुकड़ों का जोड़ा है काठी, जिसे आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड के पर्व त्योहार। पहला पर्व त्योहार है सरहुल। ये जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और सरहुल के कुछ नाम हैं जो अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उराव जनजाति, उराव जनजाति के लोग सरहुल को खद्दी बोलते हैं। संथाल जनजाति के लोग सरहुल को बा परब बोलते हैं। खड़िया जनजाति के लोग सरहुल को जकोर बोलते हैं। और ये सरहुल जो है प्रकृति से संबंधित त्योहार है और ये किस टाइम पे मनाया जाता है? चैत या चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को सरहुल मनाया जाता है। और इसमें कौन से वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो साल के वृक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आदिवासियों का मानना है कि साल के वृक्ष में उनके जो देवता है बोंगा वो निवास करते हैं, जिसकी वजह से ये साल के वृक्ष की पूजा करते हैं। और ये सरहुल जो है फूलों का त्योहार है और ये पर्व जो है वो बसंत के मौसम में मनाया जाता है। बसंत के मौसम में फूलों का त्योहार है सरहुल। इस समय साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं और ये सरहुल का जब पूजा कर पर्व मनाते हैं इस टाइम पे क्या होता है? साल के वृक्षों पर नए फूल खिलते हैं और ये पर्व जो है वो 4 दिन तक मनाया जाता है। गतिविधि दिन, पहला दिन जो है ये मछली के अभिषेक किए हुए जल को पूरे घर में छिड़का देते हैं, तो घर में छिड़का जाता है पहला दिन। दूसरा दिन क्या करते हैं? फास्टिंग करते हैं, उपवास रखा जाता है और गांव का जो पुजारी होता है वो गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है, तो उपवास रखता है दूसरा दिन और गांव का पुजारी गांव के हर घर की छत पर साल के फूल रखता है। तीसरा दिन क्या करता है? तीसरा दिन जो पाहन है यानी पुरोहित है उसके द्वारा उनका जो सरना या पूजा स्थल है वहाँ पे सरई के फूलों, सखुए का कुंज, इसकी पूजा की जाती है और पाहन जो है वो उपवास रखता है, पाहन उपवास रखता है। साथ ही मुर्गी की बलि भी दी जाती है। चावल और बलि की मुर्गी का मांस मिलाकर सूड़ी नामक खिचड़ी बनाई जाती है। चावल और जो भी बलि दिया है जिस मुर्गी का, उन दोनों को मिला के एक सूड़ी नाम का खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे कि प्रसाद के रूप में सबको बांटा जाता है, वितरित किया जाता है। ये तीसरे दिन होता है। चौथे दिन क्या होता है? चौथे दिन गिड़वा नामक स्थान पर सरहुल फूल का विसर्जन किया जाता है। गिड़वा नामक स्थान पर एक परंपरा के आधार पर सरहुल पर्व के दौरान गांव का जो पुजारी है वो मिट्टी के 3 पात्र लेता है
और उन्हें ताजे पानी से भर देता है। अगले दिन सुबह उस मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है। यदि पात्रों में पानी का स्तर घट गया है तो उसका मतलब वो अनुमान लगाते कि अकाल की भविष्यवाणी है, आगे जो है वो पानी नहीं उतना नहीं गिरेगा, यानी अकाल होने की भविष्यवाणी है। और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है यानी कि उत्तम वर्षा का संकेत है कि आने वाले समय में वर्षा जो है वो उत्तम होगी, जितना जरूरी है उतना होगा, ऐसा माना जाता है। सरहुल की पूजा के दौरान जो है वो ग्रामीणों के द्वारा सरना यानी जहाँ पे उनका पूजा स्थल है उसको घेरा जाता है, जिस टाइम पे सरहुल की पूजा होती है। नेक्स्ट पर्व त्योहार है मंडा पर्व, जो कि महादेव शिव की पूजा की जाती है मंडा पर्व में। और ये पर्व जो है वो बैसाख महीना के अक्षय तृतीया को स्टार्ट होता है और आदिवासी और सदान दोनों में प्रचलित है मंडा पर्व। उपवास रखने वाले पुरुष व्रती है उसको भगता कहा जाता है, और जो महिलाएं व्रत रखे रहते हैं, उपवास रखे रहते हैं, जिसको सोक्ताइन कहते हैं। तो उपवास रखने वाले पुरुष व्रती को भगता और महिला व्रती को सोक्ताइन कहते हैं। महादेव शिव की यह सबसे कठोर पूजा है। मंडा पूजा जो है, ये मंडा पर्व जो है, ये महादेव शिव की सबसे कठोर पूजा है। इस टाइम पे जो शिव जी की पूजा की जाती है। और इस पर्व के दौरान भोक्ताओं को रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसे कि धुआंसी कहा जाता है। तो धुआंसी किसको बोलते हैं? जो भोक्ता है उनका रात में धूप धवन की अग्नि शिखाओं के ऊपर उल्टा लटकाकर झुलाया जाता है, जिसको धुआंसी कहा जाता है। और भोक्ताओं को दहकते हुए अंगारों पे जो चलना होता है उस चीज को फूलखुंदी कहा जाता है। फूलखुंदी भोक्ताओं के द्वारा दहकते अंगारों पर चलना जो है वो फूलखुंदी कहलाता है। और मंडा पर्व के दौरान कहीं कहीं लोहे से निर्मित अंकुश को रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है तथा उससे भगता लोगों की पीठ पर छेद किया जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, लोहे से निर्मित अंकुश को रस्सी से बांधकर झुलाया जाता है और उससे भगता जो है भगता लोगों की पीठ पर छेद किया जाता है। और इस दौरान भगता लोगों की माँ अथवा बहन भगवान शिव की आराधना करते रहते हैं। ये जिस टाइम पे भगता ये सब करते हैं उस टाइम पे उनकी जो भी भगता लोग हैं, उनकी माँ और उनकी जो बहन है, दोनों में से कोई भी एक या दोनों जो है भगवान शिव की आराधना करते रहते हैं। नेक्स्ट है करम पर्व। ये प्रकृति से संबंधित पर्व है, त्योहार है। और इस त्योहार का प्रमुख संदेश है कर्म की जीवन में कितनी प्रधानता है। तो कर्म की जीवन में जो प्रधानता है, ये मुख्य संदेश है कर्म का। आदिवासी और सदानों में समान रूप से करम जो है, करम पर्व ये प्रचलित है। और ये पर्व जो है वो भाई के जीवन की कामना के लिए बहन के द्वारा उपवास रखा जाता है। करम पर्व में ये पर्व जो है हिंदुओं का जैसे भैया दूज होता है, उसी की तरह भाई बहन के प्रेम का पर्व है ये करम। और ये पर्व जो है वो भाद्रपद यानी भादो माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को करम पर्व मनाया जाता है। और इस त्योहार में नृत्य के मैदान यानी अखड़ा में करम वृक्ष की 2 डालियां गाड़ दी जाती है और पाहन द्वारा लोगों को कर्मा कथा जो है यानी कर्मा और धर्मा नाम के जो 2 भाइयों की कथा है उसको सुनाई जाती है। और करम पर्व के दौरान रात भर नृत्य गान का कार्यक्रम किया जाता है। मुंडा जनजाति में करम की 2 श्रेणी है। करम 2 है, एक राजकरम, दूसरा है देश करम। मुंडा जनजाति में राजकरम क्या होता है, घर आंगन में जो की जाने वाली पारिवारिक पूजा है उसको राजकरम बोलते हैं। और देश करम जो है वो अखड़ा या अखड़ा में की जाने वाली जो एक पूरा गांव वाले मिल के जो सामूहिक पूजा कर रहे हैं वो देश करम में आता है। मुंडाओं में ये भी मान्यता है कि इस पर्व के दौरान करम गोसाई से मांगी गई जो भी मन्नत आप मांगते हो वो पूरी होती है। करम गोसाई से जो भी मन्नत मांगोगी वो पूरी होती है, ऐसा मुंडाओं में मान्यता है। मुंडा जनजाति की जो कुंवारी लड़कियां हैं इस पर्व में एक बालू भरी टोकरी में कुर्थी, जौ, गेहूं, मकई, उड़द, चना, मटर 7 प्रकार के अनाजों की जावा उगाने की प्रथा का पालन करती है। और इस टोकरी को पूजा स्थल में रखकर जवा का प्रसाद वितरित किया जाता है। और अगले दिन सूर्योदय से पहले करम डाली को नदी या तालाब में विसर्जित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है सोहराई।
सोहराई पर्व ये दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इसका संबंध जो है वो जानवर धन से है, अतः इस पर्व में मवेशियों को नहलाकर उनकी पूजा की जाती है सोहराई पर्व में। और ये पोष माह में फसल कट जाने के बाद सोहराई पर्व मनाया जाता है, पोष महीने में फसल कट जाने के बाद। और सोहराई पर्व जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? सोहराई। पर्व को मनाने से पहले जनजाति समुदायों द्वारा अपने घरों की दीवारों पर पेंटिंग भी की जाती है, और पेंटिंग हेतु जो कृत्रिम रंगों के स्थान पे प्राकृतिक पदार्थ जैसे पत्ती, यानी हरा रंग यदि कहीं करना है तो पत्तियों का यूज़ कर दिया गया, चावल का यूज़ किया, सफ़ेद रंग का यूज़ करने के लिए चावल का यूज़ करेंगे, काले रंग कहीं पे लगाना है तो कोयला का यूज़ करेंगे। इस तरह से प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है पेंटिंग के लिए, घरों की पेंटिंग के लिए। और ये पर्व जो है वो 5 दिन तक चलता है। सोहराई पर्व टोटल 5 दिनों तक चलता है। उसकी गतिविधियाँ, पहले दिन क्या होता है, गोड टांडी यानी बथान में जाहिर ईरा का आह्वान किया जाता है, तथा रात में प्रत्येक गृहस्थ के युवक और युवतियां जो है वो गो पूजन करते हैं, यानी गाय की पूजा करते हैं। जो युवक युवतियां हैं, प्रत्येक गृहस्थ के जो युवक और युवतियां हैं वो गाय की पूजा करते हैं रात में। ये पहला दिन था। दूसरा दिन में क्या होता है, गोहाल की पूजा होती है, जहाँ पे गाय को रखा जाता है उस जगह की पूजा होती है, तथा गौशाला को अल्पना द्वारा सजाकर, और जो भी जहाँ पे भी गाय रखा जाता है वो गौशाला को क्या करते हैं, अल्पना के द्वारा अल्पना देकर सजाते हैं, और गाय को नहलवा कर उसके शरीर को भी रंगा जाता है। गाय के भी शरीर में रंग बिरंगा कुछ बनाया जाता है, तो इस तरह से रंगा जाता है। गाय के जो सींग होते हैं उस पर तेल व सिंदूर लगाकर उसके गले में फूलों की माला पहनाई जाती है। इस तरह से ये दूसरा दिन में होता है। तीसरा दिन क्या करते हैं, पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूटा जाता है। धान की बाली और मालाओं से पूरा सजा दिए और खूटा में एक जगह बांध दिए, जिसे कि संटाऊ कहा जाता है, संटाऊ। चौथे दिन क्या होता है, युवक और युवतियों जो है वो गांव से चावल, दाल, नमक और मसाला आदि को मांगकर जमा करते हैं। और 5वें दिन में गांव से जो भी एकत्रित किए हैं चावल, दाल, उन आदि जो भी मिला है उन सब से एक खिचड़ी बनाया जाता है, जिसे कि गांव के लोग जो है साथ में खाते हैं। ये 5वें दिन करते हैं। नेक्स्ट पर्व है धान बुनी। ये आदिवासी और सदान दोनों द्वारा मनाया जाता है धान बुनी। और ये जब धान बोते हैं, बोना स्टार्ट करते हैं, उस टाइम पे धान बुनी पर्व मनाया जाता है। और इस पर्व में हड़िया का तपान जो है वो चढ़ाया जाता है और प्रसाद भी बांटा जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है बहुरा। इसे राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। तो राइज बहरलक के नाम से कौन से पर्व को जाना जाता है, बहुरा पर्व को राइज बहरलक के नाम से भी जाना जाता है। और भादो महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन बहुरा पर्व मनाया जाता है। अच्छी वर्षा और संतान प्राप्ति के लिए महिलाओं के द्वारा ये बहुरा पर्व को मनाया जाता है। वर्षा अच्छी हो और संतान की प्राप्ति यदि किसी को नहीं हुआ है तो संतान प्राप्ति हो, इसलिए महिलाएं जो है वो बहुरा पर्व को मनाते हैं। नेक्स्ट मुर्गा लड़ाई। इसे पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कौन से पर्व को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता मिला हुआ है, तो मुर्गा लड़ाई को पुरातन सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त है। और इस खेल में लोग सट्टा लगाते हैं, पैसा वगैरह भी लगाने का इसमें रहता है। मुर्गा लड़ाई करते हैं जिसमें कि लोग सट्टा लगाते हैं। नेक्स्ट है टूसू पर्व। ये पंचपरगनिया क्षेत्र की कृषि से संबंधित सबसे बड़ा पर्व है टूसू पर्व। और टूसू पर्व को किसानों के लिए देवी तुल्य माना जाता है। टूसू पर्व को जो किसान है वो इसको देवी तुल्य मानते हैं। और इसकी कौन से देवी से तुलना करते हैं टूसू पर्व को, तो इसमें माँ अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी से टूसू पर्व में देवी माँ की तुलना की जाती है। और ये जो सूर्य पूजा से भी संबंधित त्योहार है, टूसू पर्व जो है सूर्य की पूजा से भी संबंधित त्योहार है। और मकर संक्रांति के दिन टूसू पर्व मनाया जाता है। यह पर्व जो धान कटनी के बाद प्रारंभ होता है। टूसू पर्व कब प्रारंभ होता है, धान जो है वो कटनी हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होता है। और धान कटनी के बाद खेत से डीनी लाकर पहले पोस को टूसू की स्थापना की जाती है।
पहले पोष को, मतलब पहला पोष जो है, पहला तारीख को पोष महीने के टूसू की स्थापना की जाती है, डीनी लाकर, खेत से डीनी लाकर। और इस पर्व के दौरान देवी टूसू मणि की प्रतिदिन गेंदा फूल से कुंवारी कन्याओं द्वारा पूजा की जाती है। इस पर्व के दौरान क्या होता है, 15 दिनों तक विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और इसे रिश्तेदारों के घर भी पहुंचाया जाता है। और इस तरह से जो 15 दिन तक विशेष प्रकार के पकवानों को बनाना और रिश्तेदारों के घर पहुंचाना, इस प्रथा को कुटुमारी कहते हैं, कुटुमारी। उसके बाद टूसू नाम की कन्या की स्मृति में टूसू पर्व को मनाया जाता है। तो टूसू पर्व किसकी स्मृति में मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? टूसू नाम की एक कन्या जिसकी याद में टूसू पर्व को मनाया जाता है। और इस पर्व के अवसर पर पंच परगना में टूसू मेला भी लगता है। टूसू पर्व के दौरान लड़कियां जो है, लड़कियों के द्वारा रंगीन कागज से लकड़ी या फिर बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है और इसे आसपास के पहाड़ी क्षेत्र में जो भी नदी बहती है उस पर बहा दिया जाता है, उसको भेंट कर दिया जाता है। तो लड़कियों के द्वारा रंगीन कागज का यूज़ करते हैं, लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाया जाता है रंगीन कागज से और इसे अपने आसपास के जो भी नदी है, प्रभावित किसी नदी में इस जो ये बनाए हैं इसको बहा देते हैं, इसको भेंट कर दिया जाता है। और इस पर्व के दौरान तिल का एक विशेष पीठा बनाया जाता है। टूसू पर्व के दौरान क्या होता है, तिल का एक विशेष पीठा भी बनाया जाता है जिसको खाना उनमें ये प्रथा में है, प्रचलित है। नेक्स्ट है पर्व त्योहार में कदलेटा पर्व त्योहार, और ये भादो महीने में कर्मा से पहले मनाया जाता है। भादो महीने में कर्मा से पहले कदलेटा पर्व मनाया जाता है और मेढक भूत को शांत करने के लिए ये कदलेटा पर्व मनाया जाता है। और इसके दौरान पाहन जो है वो पूरे गांव से चावल प्राप्त करके हड़िया उठाता है और इसमें अखड़ा में साल, भेलवा और केंदू की डालियां रखकर पूजा की जाती है। जो भी अखड़ा है गांव का, वहाँ पे साल, भेलवा और केंदू की डालियों को रखकर कदलेटा पर्व में ये पूजा की जाती है। मान्यता है कि पूजा के बाद लोग जो है वो इस डाल को अपने खेतों में गाड़ते हैं ताकि फसल को रोग मुक्त रखा जा सके। तो इनमें वो मान्यता भी है कि ये जो पूजा की है जिसका साल, भेलवा और केंदू की डाली जो है, तो इन डालियों को अब पूजा जैसे हो जाए उसके बाद इस डाली को अपने खेतों में गाड़ देते हैं ताकि जो फसल है वो बीमारियों से बचे रहे, रोग मुक्त रहे। तो ये उनकी मान्यता है। इस पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है कदलेटा पर्व में, जिसे प्रसाद के रूप में फिर बांटा भी जाता है, वितरित किया जाता है। नेक्स्ट है भगवा पर्व, जो कि पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये फगवा जो है वो होली के समरूप त्योहार है। जैसा होली में होता है, जिस तरह से होली को मनाया जाता है वैसे ही फगवा पर्व को भी मनाया जाता है, इसलिए फगवा पर्व जो है वो होली के समरूप है। और इसमें आदिवासी लोग पाहन के साथ मिलकर सेमल अथवा अरंडी की डाली गाड़कर सनवत जलाते हैं, मुर्गी की बलि देकर हड़िया का तपान चढ़ाते हैं, जबकि जो गैर आदिवासी होते हैं वे लोग सनवत जलाते समय बलि नहीं देते हैं। इस पर्व के जो दूसरा दिन होता है उस दिन धूर खेल मनाया जाता है दूसरे दिन। नेक्स्ट है रोग खेदना। तो रोगों को गांव से बाहर निकालने हेतु रोग खेदना नाम का पर्व मनाया जाता है। और भी पर्व त्योहार है जिसको कि नेक्स्ट क्लास करेंगे। तो जो चैप्टर की उसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहले झारखंड की लोक नाट्य। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित लोक नाट्यों का उनकी विशेषताओं के साथ मिलान करें। पहला लोक नाट्य है भकुली बंका प्रदर्शन। ये कैसा था, इसमें वैवाहिक जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट है सामा चकेवा, इसमें भाई बहन के प्रेम का प्रदर्शन होता है। और तीसरा है कीर्तनिया, ये कृष्ण की लीलाओं का प्रदर्शन होता है इसमें। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं। तो सामा चकेवा लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान क्या होता है, मिट्टी के पात्र, मिट्टी के बर्तन जो है वो निर्मित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ किया जाता है। तो भकुल बंका
भकुल बंका जो लोक नाट्य है उसका प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ किया जाता है। दोनों ही वैवाहिक जीवन को ही प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किस लोक नाट्य का प्रदर्शन सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में किया जाता है? तो सामा चकेवा ही ऐसा है जो कि सामूहिक गीतों के माध्यम से प्रश्न उत्तर शैली में इसका प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर था प्रमुख वाद्य यंत्र। उसके क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा वाद्य यंत्र एक तार से बना होता है? एक तारा, नाम से ही पता चल रहा है एक तारा, एक तार से बना हुआ वाद्य यंत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा वाद्य जो है वो झारखंड का तंतु वाद्य नहीं है? तो इसके लिए आपको तंतु वाद्य क्या क्या होता है ये याद होना चाहिए। तो केंद्रा, एक तारा और बनम ये तो तंतु वाद्य है। तो मदन भेरी जो है इसमें वो तंतु वाद्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से एक वाद्य जो है वो झारखंड का तंतु वाद्य है? तो इसमें भुआंग, सहनाई, सिंगा, मांदर। भुआंग जो है वो झारखंड का तंतु वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा एक वाद्य जो है वो झारखंड का सुसीर वाद्य नहीं है? बांसुरी, सिंगा, धामसा और मदन भेरी, जिसमें कि धामसा जो है वो सुसीर वाद्य यंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य में कौन है? मांदर। मांदर जो है वो झारखंड का प्रचलित ताल वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड का ताल वाद्य यंत्र नहीं है। केंद्रा जो है वो आपका ये तो तंतु वाद्य यंत्र है, तो झारखंड का ताल वाद्य यंत्र नहीं है केंद्रा। क्वेश्चन नंबर 7, एक तारा से रिलेटेड पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो एक तारा जो भक्ति संगीत में किया जाता है इसका प्रयोग, ये तो सही है। इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा को मढ़कर बनाया जाता है, ये भी सही है। इससे धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है, ये गलत है। इसके तार को अंगुली या धातु के टुकड़े से छेड़कर बजाया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, और किस वाद्य यंत्र को झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है? केंद्रा या केंद्री, जिसको कि झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भुअंग क्या है? तो भुअंग जो है एक वाद्य यंत्र को बजाने पर धनुष टंकार जैसी जो ध्वनि निकली उसको बोलते हैं भुअंग, बुअंग। क्वेश्चन नंबर 10, सिंगा झारखंड के जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो सिंगा के संबंध में कौन सा कथन गलत है, सत्य नहीं है? इसका निर्माण बैल या भैंस के सींग से किया जाता है, ये सही है। छऊ नृत्य और पशु शिकार के समय सिंगा को बजाया जाता है, ये भी सही है। झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र है, ये गलत है। तो कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का प्राचीनतम वाद्य है? तो इनमें से मांदर जो है वो सबसे पुराना वाद्य यंत्र है झारखंड का। क्वेश्चन नंबर 12, मांदर जनजातीय समाज का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, उससे रिलेटेड कौन सा कथन गलत है? तो इसका प्रयोग सामान्यतः सभी अवसरों पर जनजातियों के द्वारा किया जाता है, ये सही है। और इसे सामान्यतः नृत्य के साथ, नाचने के साथ साथ बजाया जाता है, इस मांदर को नृत्य के साथ साथ, तो ये भी सही है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटकाकर बजाया जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, संथाल परगना में नगाड़ा को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? टामाक। संथाल परगना में नगाड़ा को टामाक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, ढाक। ढाक जो है वो झारखंड का एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, इससे रिलेटेड जो भी कथन है उसको विचार करना है। पहला है कि ये ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये सही है। इसका आकार ढोल और मांदर से बड़ा होता है, ढाक का आकार, ये भी सही है। इसे कंधे पर लटकाकर लकड़ी से बजाया जाता है ढाक को, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ये देखिए थोड़ा सा शॉर्टकट देखिए, यहाँ पे वाद्य यंत्र 3 प्रकार क्या क्या था? तंतु वाद्य, सुसीर वाद्य और ताल वाद्य। जिसमें तंतु वाद्य में एग्जाम्पल क्या था? एक तारा, केंद्रा केंद्री, भुआंग, उसके बाद बनम, टोहिला और सारंगी, इसके एग्जाम्पल थे। सुसीर वाद्य का एग्जाम्पल क्या था? बांसुरी, सहनाई, सिंगा और मदन भेरी। ताल वाद्य की क्या क्या एग्जाम्पल? मांदर, ढोल, नगाड़ा, ढाक, धामसा या फिर कुडू धतु, उसके बाद करताल, झांझ, थाला और काठी, इसका एग्जाम्पल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पर्व त्योहार को कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।